क्लास 10th वर्कशीट नंबर 66। ठीक है, आपकी विज्ञान की वर्कशीट है। आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं आपको इस वर्कशीट में करवाने वाला हूँ आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में, मुझे लगता है हर स्टूडेंट ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि वो कौन सी स्ट्रीम लेगा अब। ठीक है, क्योंकि लेकिन आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मुझे ये जानना है कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं स्टूडेंट, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं। ठीक है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा हर स्टूडेंट कि कौन साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है, कौन आर्ट्स लेना चाहता है, कौन कॉमर्स लेना चाहता है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट मेरे चैनल पे ऐसे हैं जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं। साइंस स्ट्रीम अगर आप लेते हो तो आप लोगों को मैं बता दूं, मेरा चैनल जो है स्पेशली मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता रहता हूँ कि अगर आप लोगों का किसी का इंटरेस्ट साइंस की तरफ ज़्यादा है तो वो 11th क्लास में अगर आप लोग बायोलॉजी लेते हो तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो। ठीक है, उसमें आप एक तो डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, एमबीबीएस करके आप लोग डॉक्टर बन सकते हो। दूसरा, आप साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, और आप अदर अदर मेडिकल कोर्सेज में भी जा सकते हो। इन सब के लिए मैं आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। ठीक है, और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, जिससे आपको 10th में अच्छे मार्क्स आएँ और आपको जो मर्जी वो स्ट्रीम मिल जाए जो आप चाहते हो। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आपको साइंस स्ट्रीम मिलेगी। तो वर्कशीट नंबर 66 में आपको देखो क्या होता है, 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जिन्हें क्या होता है, पता होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते। आज मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे वीडियो पे एक लाइक का बटन दबा देंगे। ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले सभी स्टूडेंट को मेरी बात पसंद आई जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें देखो जीव कैसे जनन करते हैं। जनन का मतलब आपका होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो पूछा है कि कैसे जनन करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने जनन के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, अब एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ अलैंगिक की, कि आप लोगों को हमेशा ये याद रहे। ठीक है, इसमें ऐसे जाना है। ठीक है, जिसमें भी ए लगा हो वो आपका क्या मान लेना, अकेला। ठीक है, एक अच्छी ट्रिक है, हमेशा याद रखना आप और अकेला। ठीक है, तो जहाँ भी आपका अलैंगिक जनन आ जाएगा तो आप लोग हमेशा याद रखना कि इसमें अकेला ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपनी एक नई जनरेशन बना सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अलैंगिक जन्म जनन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना एक दूसरा अपनी एक प्रोजनी तैयार कर सकता है, मतलब अपने टोटल्स बना सकता है, डोटर सेल वगैरह। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये होता है आपका अलैंगिक जनन में ही हो पाता है ये प्रक्रिया। लैंगिक जनन में आपको दो पार्टनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें सिंगल ही अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है, किसी अदर पार्टनर की से जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले आ जाता है विखंडन। विखंडन नाम से आपको पता चल रहा होगा किसी चीज का टूटना। अब देखो इसमें बहुत सारे, एक द्विखंडन मतलब दो भागों में टूटेगा। ठीक है, दो भागों में ऐसे करके डिवाइड होगा। इसमें बहुखंडन में बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, चीज़ों को नाम से आप ट्रिक से याद रखोगे तो हमेशा कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, पुरजनन चुन, देखो जनन मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, पुरजनन मतलब दोबारा से उसी का। ठीक है, मान लो कोई चीज़ जनरेशन हुआ, फिर दोबारा से रीजनरेशन हो गया उसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं। ठीक है, मुकुलन, ऐसे ही आपके बहुत सारे टाइप्स के खंडन, विजाणु। ठीक है, कायिके, प्राकृतिक कृत्रिम। ठीक है, तो आपके ये सब नीचे दिए हुए हैं, हम लोग सब नीचे से नीचे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं। जैसा आप लोग देखोगे विखंडन, यह एक कोशिकाएं जीवों में लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यह दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, क्या में आप लिखोगे द्विखंडन और आपका बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन वो होता है जो दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अब बहुखंडन क्या होता है, जो कई कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, तो इनका देखो उदाहरण हमेशा आप लोग याद रखोगे, दो दो उदाहरण हर चीज़ का याद रखोगे, अमीबा और लेसमेनिया। ठीक है, ऐसे इसमें देख सकते हो, अमीबा और प्लाज्मोडियम, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में करता है। ठीक है, इसमें अमीबा क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में करेगा अगर आप इंग्लिश की बात की जाए। ठीक है, तो आ जाते हैं विखंडन पे। ठीक है, विखंडन में इस प्रक्रिया में जीव दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्येक टुकड़ा एक वैश्विक जीव में विकसित हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, टूट गया ऐसे और वो दूसरे में विकसित हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके डायग्राम दिखा हुआ है, जैसे स्पाइगोरा
स्पाइरोगीरा, ठीक है, स्पाइरोगीरा। पुरजनन, पुरजनन मैं आपको बता, देखो पुरजनन ऐसी चीज होती है जिसमें कोई भी बॉडी का पार्ट है ना, ये भी कोई भी पार्ट अगर एक भी पार्ट रह गया तो वो अपने से फिर से नया पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। तो ये जो आपकी होती है जैसे हाइड्रा के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं बच्चों आपको, ठीक है। फिर मैं आपको नीचे क्वेश्चन के आंसर लिखना सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे कैसे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मुकुलन, मुकुलन प्रक्रिया में देख लेते हैं, प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनती है तो तब अलग हो जाती हैं और एक नया जीव बनाती हैं, खमीर और हाइड्रा। देखो इसका एग्जाम्पल है, मान लो नीचे दिया हुआ ये रहा, ठीक है, बडिंग टाइप का। अब ऐसे एक बड निकला छोटा सा, ये फिर बड़ा हुआ, फिर ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया और ये फिर इससे अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका मुकुलन, ठीक है। अब आपका बीजाणु समासंग, ठीक है। अब इसमें लिखोगे बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अल्लैंगिक प्रजनन निकाय है, बीजाणु स्पाइरोगीम में बनते हैं, अंकुरण पर प्रत्येक बीज एक नए जीव जैसे राइजोपस, ठीक है, पेनिसिलियम को जन्म देते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो ये छोटे 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 आपके बीजाणु हैं, तो इनकी हेल्प से क्या होता है, मतलब ये क्या होते हैं, एक ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी चीज़ से आपका, या तो फिर एयर के थ्रू आ जाएंगे किसी के थ्रू, ठीक है। तो इसमें आपका नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको मैं इस वर्कशीट में लिखना बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम के अंदर कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, ताकि आप लोग हैंड टू हैंड लिख सको और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको क्लास 10th में, ठीक है। अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तभी आपको स्ट्रीम मिलेगी, और सभी बच्चे जरूर मुझे नीचे कमेंट करेंगे कि आप कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो, ठीक है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 उतारेंगे, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। जल्दी जल्दी बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर 1, ठीक है। तो सभी बच्चों ने क्वेश्चन उतार लिया, एक बार मैं फिर कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट बच्चों को क्वेश्चन उतारेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं होप करता हूँ सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। देखो आपको क्या दिख रहा है इसमें, उसमें पूछा है कि द्विखंडन बहुखंडन से क्यों अलग है। देखो इसका लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप पहले वाले की डेफिनेशन लिखिए जिसमें पहला लिखा हुआ है, द्विखंडन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप द्विखंडन को लीजिए, ठीक है, इसके बारे में लिखिए कि द्विखंडन होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन एक कोशिका को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, दो बराबर हिस्सों हिस्सों में विभाजित करती है, विभाजित करती है, करती है। अब इसमें आप लिखोगे उदाहरण, ठीक है, यहीं से हमेशा याद रखना, अगर आप उदाहरण लिखते हो तो आपके मार्क्स कोई टीचर नहीं काट सकता, ठीक है। एक ही लिखिए पर लिखिए, एक उदाहरण आपको लिखना ही लिखना है। जैसे अमीबा याद है तो अमीबा लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा हम लोगों ने, द्विखंडन एक कोशिका को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है जबकि, ठीक है, इसके बाद जबकि लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था इनका डिफरेंस, तो आपको ये कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप लिखोगे जबकि, ठीक है, बहुखंडन में, जबकि बहुखंडन में एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है, एक कोशिका
एक साथ, एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है, विभाजित होती है। विभाजित मैं फिर से लिख देता हूँ, ये विभाजित होती है। ठीक है, इसमें भी आप एक उदाहरण देंगे। प्लाज्मोडियम दे दीजिए, ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करके आंसर लिखना है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, अगर ये आपका 3 नंबर में आता है, तो अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हो, ठीक है, ऐसे करके, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, साइंस के अंदर बस आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों के टर्म याद करनी है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, और आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो और आगे 10th के बाद साइंस साइड लेते हो। ठीक है, और मेरे चैनल पे बने रहना, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहता हूँ कि आप लोग, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट ने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, ये पूरा जो आपका दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे पूरा, यहाँ तक। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर वीडियो को ऑन कर लीजिए। तो होप करता हूँ सभी स्टूडेंट ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसके आंसर की तरफ चलता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा था कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार प्रभावित होता है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिसमें पता चले जटिल संरचना वाले जीव मृदुन द्वारा नई संतति नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको एक सेकंड, ये आपका क्या है, देखो 3 भी इसी के अंदर मिला दिया। ठीक है, तो मुझे लगा ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। आप लोग एक काम कीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन, मतलब इसको यहाँ पे 3 कर लीजिए। ठीक है, 3। ठीक है, हम अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे 2 से यहाँ तक। ठीक है, फिर ये आपका 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर आपका 4 है ये। ठीक है, तो पहले हमने ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बीजाणु द्वारा जनन से किस प्रकार संभावित होता है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चले जटिल संरचनाएं वाले। ठीक है, ये आपका 3rd क्वेश्चन है। पहले हम सेकंड करेंगे, बीजाणु द्वारा जनन से किस प्रकार लंबावित होता है। यहाँ तक सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे इसे। अगर किसी ने लिख दिया है तो उसे कट कर लीजिए, ये वाला हम लोग 3rd में करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है बच्चों, चलिए मैं लिखता हूँ इसका आंसर नंबर 2। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 लिखूंगा मैं। तो देखो, बीजाणु के चारों ओर मोटी दीवार होती है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, बीजाणु के चारों ओर और मोटी दीवार होती है, मोटी दीवार होती है जो उसके उपयुक्त, जो उसके उपयुक्त नम सतह के संपर्क में आने और उपयुक्त नम सतह के संपर्क में आने और वृद्धि शुरू
करने तक उसकी रक्षा करती है। करती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को इतना लिख के आना है क्वेश्चन नंबर 2 में। हालांकि ये सबसे छोटा ही आंसर है, 2 नंबर में आपका ये आ सकता है। ठीक है, आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा। होप करता हूँ सभी स्टूडेंट ने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नोट डाउन हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसे लिख लीजिए। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचनाएं वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर लिखवाऊंगा। ठीक है, इसमें वही पूछा गया है कि आपको रीजन बताना है कि जटिल संरचना वाले जीव क्यों पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन बताना है। ठीक है, तो मैं इसकी तरफ चलता हूँ, आपको बताऊंगा इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। आंसर नंबर कितना है? हमारा 3 है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखोगे जटिल संरचना वाले जीवों में विशेष कार्य करने के लिए यहाँ पे बिंदु नहीं आएगा। कार्य करने के लिए करने के लिए उत्तक होते हैं। तक होते हैं जो शरीर में निश्चित निश्चित च आएगा यहाँ पे। निश्चित, मैं अगेन लिख देता हूँ इसको, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। निश्चित जगह पर होते हैं। जगह पर होते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी स्थिति में कोशिका दर कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसलिए यह विधि संभव नहीं है।
ठीक है, आप लोग लास्ट में लिखोगे इसलिए यह विधि संभव नहीं है, ये लिखोगे इसलिए यह विधि संभव नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। तो सभी बच्चे इसे वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लेंगे, जिनका नोट डाउन नहीं हुआ, जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। देख सकते हो, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। सभी बच्चे इसे लिखेंगे, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें हम 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, कि आप लोगों को जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसमें पॉइंट करके 2 में आंसर दे सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, 2 पॉइंट में आंसर देंगे। तो मैं आंसर नंबर 4 लिख के यहाँ पे, ठीक है, आपका नंबर 1 कर देता हूँ 1 पॉइंट। पहले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कायिक, ठीक है, कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उगाए गए गए पौधों में बीजों से उगाए गए पौधों की अपेक्षा फल और फूल जल्दी आते हैं। फल और फूल जल्दी आते हैं। जल्दी आते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट लिख लिया। इसमें हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ऐसी विधियां ऐसी विधियां केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे उन पौधों के लिए उपयोगी है। जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। खो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। और जो भी मैंने आपको चीज़ बताई है कि आप लोगों को जिसके बारे में कमेंट करना है, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो 10th क्लास में, अभी से प्लीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले आपके मार्क्स आ जाएं फिर आप सोचो, नहीं, अभी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। और मुझे सभी बच्चे नीचे बताएंगे कि कौन बच्चे साइंस लेगा, कौन आर्ट्स लेगा और कौन कॉमर्स लेगा। कि मुझे सब स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए।
ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आंसर दीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कितने बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं जो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हर चीज़ के बेनिफिट बताऊंगा। ठीक है, तो फिर अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना रेड कलर का बटन दबा के। ठीक है, वीडियो को लाइक दे देना एक, और नीचे कमेंट तो आपको करना ही है कि कौन सा बच्चा कौन सी स्ट्रीम लेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।